पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, जिसका नाम है इंजरी टू जॉइंट, जिसके अंदर आएगा डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। तो अपन सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ जॉइंट इज डिसलोकेटेड व्हेन इट आर्टिकुलर सरफेस आर completely displaced one from the other so that all contact between them is lost। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस तरह का एक डायग्राम अपन समझ सकते हैं जहाँ पर सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन है। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन की बात करेंगे तो ये एक तरह का एक नॉर्मल जॉइंट होता है। इस तरह से इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, जो ऊपर वाली जो बोन होती है उसका लोअर पार्ट और नीचे वाली बोन का अपर पार्ट मिलकर एक जॉइंट बनाता है। जो बोन्स के एंड्स होते हैं वो इसके आर्टिकुलर सरफेसेस होती है, ठीक है। तो डिसलोकेशन में क्या होगा, डिसलोकेशन में किसी भी फोर्स के कारण, मान लो किसी भी तरह का फोर्स इस जॉइंट के ऊपर पड़ा और इस जॉइंट के ऊपर पड़ने के कारण ये दोनों बोन एक दूसरे के मतलब ये दोनों अपनी अपनी जगह से हट गई और हटने के कारण ये इस तरह से अपन को देखने को मिली, तो अपन इसको कहेंगे डिसलोकेशन। डिसलोकेशन के अंदर इन दोनों बोन्स के बीच में किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे कहते हैं डिसलोकेशन। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ था कि व्हेन इट आर्टिकुलर सरफेस आर कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड, जो इसके यहाँ पर इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है ये पूरी तरह से यहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो चुकी है, वन फ्रॉम द अदर सो डेट ऑल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम इज लॉस्ट, और पूरी तरह से इन दोनों का जो बीच का जो कॉन्टेक्ट था वो यहाँ पर हट गया है। तो ये होता है डिसलोकेशन। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर सबलक्सेशन। A joint is subluxate when its articular surface are only partially displaced and retain some contact between them। तो सबलक्सेशन के अंदर क्या होता है, ये तो अपन ने बात की यहाँ पे डिसलोकेशन की, ये होता है सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन के अंदर हो रहा है, ये एक नॉर्मल जॉइंट अपन ने देखा था। तो इन जब इसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, किसी भी ट्रॉमा होगा, कुछ भी हुआ जिस कारण से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स लगने के बाद क्या होता है ना, ये दोनों जो बोन्स है ना अपनी जगह से हट जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बना हुआ रहता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं, मतलब वो कोई किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं था। और इस वाले के अंदर थोड़ा सा कॉन्टेक्ट रहेगा, मतलब पूरी तरह से अपनी जगह से नहीं हटाएगी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हट जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकुलर सरफेस आर ओनली पार्सली डिस्प्लेस्ड। तो इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस थी वो पार्सली डिस्प्लेस्ड हुई है एंड रिटेन्ड सम कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बचा हुआ रहता है। और इस जो होता है डिसलोकेशन, इनके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो ये होता है सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। तो इसके आगे क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन है। सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बेसिस पे सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन को क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर आता है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसलोकेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन क्या होता है। इज अ कंडीशन वेयर अ जॉइंट इज डिसलोकेटेड एट बर्थ। मान लो जो जॉइंट है वो जब बेबी ने बर्थ लिया उस टाइम में वो डिस्प्लेस्ड था, मतलब उसी टाइम से वो सही नहीं था, तो उसे अपन कहेंगे कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। ये इसका एग्जाम्पल है जो कि अपन को बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं CDH, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था कंजेनाइटल डिसलोकेशन में। तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन में क्या होना है, जब बच्चा बर्थ रहता है उसी टाइम अपन को ये देखने को मिलता है। और उसके बाद एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड डिसलोकेशन में अकर एट एनी एज। तो जन्म के बाद, मतलब बेबी का बर्थ हुआ उसके बाद किसी भी तरह का डिसलोकेशन अगर होता है तो उसे अपन कहेंगे एक्वायर्ड डिसलोकेशन। तो वो किस कारण से हो सकता है, वो ट्रोमेटिक हो सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रोमेटिक डिसलोकेशन अपन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। तो कंजेनाइटल अपन ने समझ लिया जो जन्म से होगा, और एक्वायर्ड जो कि अपन बाद में एक्वायर्ड करेंगे अपने जो काम है उससे, उन सब से। तो उसके आगे अपन देखते हैं अब। तो यहाँ पे आता है ट्रोमेटिक डिसलोकेशन। तो ट्रोमेटिक डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा ना, इंजरी इज बाय फार द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन एट ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट। तो जो भी ट्रोमेटिक डिसलोकेशन में क्या होगा, जो ट्रोमेटिक डिसलोकेशन है वो किसी भी इंजरी के कारण अपन को देखने को मिल सकता है, और ये जो इंजरी है वो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन होने का एट ऑलमोस्ट ऑल जॉइंट्स के अंदर अपन को देखने को मिलता है।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप और ट्रोमेटिक डिसलोकेशन। तो यहाँ पे 4 तरह के टाइप्स दे रखे हैं कि इस तरह से यहाँ पे डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्यूट ट्रोमेटिक डिसलोकेशन। तो एक्यूट ट्रोमेटिक डिसलोकेशन है वो किसी भी इंजरी और ट्रोमा के कारण अपन को देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर डिसलोकेशन। ओके, शोल्डर डिसलोकेशन के भी टाइप होते हैं, फिर एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टरल डिसलोकेशन, इस तरह से। उसके बाद आता है ओल्ड अंडर रिड्यूस्ड डिसलोकेशन। तो इसका भी एग्जांपल है ओल्ड पोस्टरल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। उसके बाद आता है रिकरेंट डिसलोकेशन, जिसका एग्जांपल है रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर एंड पटेला। उसके बाद आता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इसका एग्जाम्पल फ्रैक्चर लिप ऑफ द एसेटाबुलम। तो अपन देखते हैं कि एक्यूट ट्रॉमेटिक ओल्ड अनरिड्यूस्ड, उसके बाद आता है रिकरेंट डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन। जो एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है, इंजरी के टाइम जो फोर्स लगता है उस कारण से अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन। तो ये होता है ये भी ट्रोमेटिक डिसलोकेशन की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, वो नॉट रिड्यूस्ड होता है, जिस कारण से अपन को यहाँ पर, जिसको अपन कह सकते हैं ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन, जिसका एग्जांपल यहाँ पे ओल्ड पोस्टरल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, मतलब थोड़ा सा ओल्ड। उसके बाद आता है रिकरेंट डिसलोकेशन। तो रिकरेंट डिसलोकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन हुआ और उस डिसलोकेशन के टाइम वहाँ पे हीलिंग ठीक तरह से नहीं हो पाई है, तो वहाँ पे हीलिंग ठीक तरह से नहीं होगी तो जो बोन है तो वहाँ पर वो वीक हो जाएगी, और वीक होने के कारण उसका बार बार अपन को डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है रिकरेंट डिसलोकेशन, जिसका एग्जाम्पल रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर एंड पटेला। उसके बाद आता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो इसके अंदर अपन को फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन दोनों साथ में देखने को मिलता है। अगर मान लो किसी फ्रैक्चर के कारण डिसलोकेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशन, जिसका एग्जांपल है फ्रैक्चर लिप ऑफ एसिटाबुलम। ठीक है, उसके बाद अपन ने देख लिया कि ट्रोमेटिक डिसलोकेशन क्या होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। तो अपन इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। द आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ जॉइंट में बी डिस्ट्रॉयड by an infective or a neoplastic process or ligament may be damaged due to some disease। तो जो पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन है वो अपन को किसी भी डिजीज के कारण होता है। जो ट्रोमेटिक था वो किसी फोर्स के कारण हो रहा था, जो पैथोलॉजिकल है वो अपन को किसी भी अंडरलाइनिंग डिजीज के कारण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही किस कारण से हो सकता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्मिंग अ जॉइंट, जो आर्टिकुलर सरफेस है वो जॉइंट को बनाती है। जॉइंट में बी डिस्ट्रॉयड बाय एन इन्फेक्टिव और न्यूप्लास्टिक प्रोसेस। तो अपने इस पैथोलॉजिक डिस्ट्रोकेशन के अंदर क्या होता है ना, जो अपना जॉइंट है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करता है। किस कारण से, इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन के कारण जो बोन्स है वगैरह वीक हो जाती है, जिस कारण से अपन को डिसलोकेशन देखने को मिलता है। और ये किस कारण से हो सकता है, लिगामेंट में भी डैमेज, और लिगामेंट के डैमेज होने के कारण भी सब देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू सम डिजीज के कारण। तो इसका एग्जाम्पल है डिसलोकेशन ऑफ द हिप इन सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस के कारण अपन को जो हिप है उसका डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है इसके डायग्नोसिस के पहले अपन इसकी पैथो एनाटमी की बात करते हैं। तो पैथो एनाटमी ऑफ डिसलोकेशन, तो जब इस तरह से अपना नॉर्मल जॉइंट होता है, यहाँ पर कैप्सूल्स लगे होते हैं, यहाँ पे पेरियोस्टियम होता है। तो यहाँ तो इसका डिसलोकेशन होने के कारण ये हो सकता है और ये हो सकता है। अपन ने देखा था यहाँ पर सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन था। तो जो कैप्सूल्स है वो इस तरह से टूट सकते हैं, इस तरह से इसकी पेरियोस्टियम है वो थोड़ी सी निकल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से टूटकर इस तरह से निकल जाए। ये इसकी पैथो एनाटमी होती है। फिर उसके बाद आता है इसका डायग्नोसिस अपन किस तरह से करेंगे, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन को देखने को मिलेगा पेन, जहाँ पर डिसलोकेशन होगा वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा। डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिल सकती है, जो पेशेंट है ठीक से चल नहीं पाएगा, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। स्वेलिंग अपन को देखने को मिलेगी वहाँ पर। जो मूवमेंट्स होते हैं जॉइंट्स के वो ठीक से कर नहीं पाएगा, वो जिससे उसका शोल्डर है वो पूरा उठा पाता था पहले, लेकिन अब वो पूरा उठा नहीं पाएगा। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब अपन को देखने को मिल सकता है। टेलोस्कोपी होती है।
तो ये एक तरह का यहाँ पर अपन को देखने को मिल सकता है, टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन इसको चेक करते हैं। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अपन एक्सरे करवा के चेक करेंगे, सीटी स्कैन करवा के चेक करेंगे। तो पहले अपन ने इसका देख लिया कि डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन क्या होता है। उसके बाद अपन ने देख लिया इसके किस किस तरह के इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद अपन इसका डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस करने के बाद अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है जो फ्रैक्चर्स है उसके टाइप पर, जो कि अपन ने पहले पढ़ा था, एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन, ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन, इस तरह के। उसके बाद देखा था अपन ने रिकरेंट डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो उन सब के बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मान लो एक्यूट ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन हुआ है तो उसके दो तरह से अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव मेथड, एक होता है ऑपरेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर पर क्या करते हैं, जो डिसलोकेशन होता है उसको अपन रिड्यूस करते हैं। जो मान लो ये फ्रैक्चर है, ये डिसलोकेट हो गया है, तो वापस अपन इसको इसके अलाइनमेंट में लेके आएंगे, जब तो सीधा जुड़ पाएगा ना। तो उसको अपन जब इसकी वापस अलाइनमेंट में लेके आते हैं उसको अपन कहते हैं रिडक्शन। तो पहले अपन उसको रिड्यूस करेंगे बाय क्लोज मैनिपुलेटिव मैनोवर, ठीक है, क्लोज मैनिपुलेटिव के साथ अपन इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटिव मेथड्स। तो ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर ऑपरेटिव रिडक्शन करेंगे, मतलब यहाँ तो अपन अपने हाथों से कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अपन ऑपरेशन करेंगे, उसकी बात करेंगे। सम ऑफ द इंडिकेशन, इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन। अगर जो अपन यहाँ पे कर रहे थे अगर ये ठीक से नहीं हो पाता है तो उसके बाद अपन ऑपरेटिव मेथड करेंगे। इसका मतलब ये है, या फिर फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है उस जगह पे अपन ये करेंगे। उसके बाद आता है ओल्ड अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन। इसके अंदर अपन सीधा करते हैं ऑपरेटिव रिडक्शन करते हैं, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब अपन करते हैं वो उसके अंदर मतलब इतना सक्सेस नहीं हो पाता है जितना ऑपरेटिव रिडक्शन से ठीक होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से अपन इसके अंदर ऑपरेटिव रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अपने एक चैप्टर पढ़ा इंजरी टू जॉइंट्स, डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। थैंक यू सो मच।